नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, अभी से कुछ ही मिनट पहले एक नई भर्ती की विज्ञप्ति जिसके आने की संभावना काफ़ी महीनों से जताई जा रही थी। ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती। अमूमन अपने चैनल पे आप मोस्टली जो वीडियोस देखोगे वो कॉलेज लेक्चरर या यूं कहें असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड नेट जेआरएफ इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। इस बार एक छोटी भर्ती का मैं वीडियो लेकर इसीलिए आया हूँ क्योंकि कई सारे ऐसे अपने अभ्यर्थी हैं जो इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर का फेस कर चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड में डबल लिस्ट में सिलेक्शन करवा कर बाहर हो चुके हैं, अभी इस समय बिल्कुल बेरोजगार हैं, विद्या संबल में या फिर कहीं कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये है या और भी कोई इस लेवल की कोई भी भर्ती है, अगर आप रीट के माध्यम से थर्ड ग्रेड की भी तैयारी करते हैं तो मिनिमम आपके पास एक जॉब होना अनिवार्य है। उसके बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना चाहो तो आपके लिए रास्ता जो है काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि एक आर्थिक रूप से आप सक्षम हो जाओगे, और एक मानसिक रूप से भी आपकी स्थिति जो है वो सकारात्मक भाव वाली हो जाएगी कि आप आराम से जो है बैठ के 2-3 साल लगा के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही जिनके पास जॉब नहीं है वो अवश्य इस ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक बात करेंगे, एक एक छोटे से छोटे बिंदु पर बात करेंगे। और दूसरे जो चैनल्स हैं या दूसरे और जो साथी वीडियोस बनाते हैं, नई भर्ती आती है तुरंत वीडियो लाते हैं आधी अधूरी जानकारी के साथ, तो वो काम फिलहाल नहीं करेंगे, थोड़ा विस्तार पूर्वक होगा पर एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें होंगी। तो देखिए, भर्ती का नाम आपको पता है, ग्राम विकास अधिकारी। पदों की संख्या 850 है। 2-3 साल पहले ही भर्ती आई थी, तब इसमें 4 से 5 हजार पदों की संख्या थी। इस बार इतनी नहीं है, इस बार पटवारी में फुल पद है, इसमें इतने नहीं है। अब योग्यता क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, RSCET होना, RSCIT जो है वो होना चाहिए, और CET 2024 जो स्नातक वाली परीक्षा है वो आपके पास होनी चाहिए। 40% पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें पासिंग मार्क्स थे, तो वो आपका होना चाहिए, जिसका रिजल्ट 12 फरवरी को आया था। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। तो ये योग्यताएं कब तक पूर्ण होनी चाहिए? देखिए, योग्यता का ऐसा है, अगर CET का इसमें नहीं रहता तो फिर ये इसमें कहा जाता है कि आपकी परीक्षा जिस दिन आयोजित होगी उस दिन तक योग्यता जो है वो आपकी होनी चाहिए, तभी आप पात्र माने जाओगे। लेकिन अब इसमें CET थी पहले, तो CET तो दे ही तभी सकते हैं जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है एटलीस्ट। तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, CIT जो है वो होना चाहिए, जिसको RKCL भी कहते हैं। तो और O लेवल वगैरह है, उससे हायर वाला कुछ डिप्लोमा वगैरह है तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए, और CET आपकी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो मिनिमम जो योग्यता है वो आपकी परीक्षा की तिथि तक जो है वो क्लियर होनी चाहिए। परीक्षा की तिथि कब है वो भी हम आगे बात करेंगे। अब आयु के संबंध में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके संबंध में आपके प्रश्न भी बहुत होने वाले हैं। तो देखिए, आयु जो है वो 1 जनवरी 2026 से गिनी जाएगी। 1 जनवरी 2026 को आपकी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम कोई भी अभ्यर्थी है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। 1 जनवरी 2026 के दिन आप 18 साल के हो जाएं, या उसके जो है वो पहले आप कभी भी हुए हों कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद वाला मान्य नहीं होगा। अब मैक्सिमम जो एज है वो वैसे तो 40 साल रहती है। अब क्योंकि भर्ती पिछले 3 साल से आई नहीं थी, तो इसमें 43 साल जो है वो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया रखा गया। तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 43 है, वो 43 सबके लिए मान्य है, चाहे कोई भी अभ्यर्थी हो। अब देखिए, सामान्य वर्ग का यानी कि जनरल का जो मेल है पुरुष अभ्यर्थी, उसके लिए 43 हो गया, 40+3 43 हो गया। सामान्य वर्ग की महिलाओं हेतु 40+3+5 हो गया, 48 वर्ष। SC ST OBC MBC और EWS के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 48 है। और वहीं पे जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए 53 है, क्योंकि उनको 10 साल की छूट है। तो 43 तो मिनिमम जो है वो छूट सबको मिल ही रही है मैक्सिमम एज वाली, और 10 साल उनको और जो है 53 की जो है वो छूट उनको मिल जाएगी। अब पंचायत में जो सचिव लगे हुए हैं, जो मतलब ग्राम सेवक की तरह ही होते हैं, लेकिन वो यूं ही लगे होते हैं, वो एग्जाम के थ्रू नहीं हुए होते हैं, तो उनकी जो आयु सीमा है तो उनको तो 43 साल की ये मिलेगी, प्लस उन्होंने जितनी सर्विस की है। अब मैक्सिमम किसी ने 5 साल कर दी तो 5 साल नहीं मिलेगी, 3 साल की उनको जो है वो छूट मिल सकती है। अब ये जो छूट है, जैसे कोई पंचायत सचिव है वो SC ST का है और पंचायत सचिव है, तो उनको 43
प्लस SC ST की प्लस ये 3 साल, ऐसे नहीं होगा। या तो ये 3 साल की छूट ले लो पंचायत सचिव होने के नाते, या फिर SC ST OBC MBC EWS के आप पुरुष हो तो 5 साल ले लो, या महिला हो तो आप 10 साल की छूट ले लो। तो सीधी सी बात है, ये छूट उन्हीं के ऊपर ज्यादा कारगर है जो जनरल कैंडिडेट है, जिनके 43 है। तो 43 प्लस 6, या जो उनकी सर्विस है 1 साल 2 साल 3 साल, अधिकतम 3 साल तक, तो 43 प्लस 1 प्लस 2 या प्लस 3, यानी कि 46 साल की एज तक जो है वो फॉर्म भर सकते हैं जो पंचायत सचिव जनरल के हैं। बाकी जो है तो वो अपना SC ST OBC MBC और EWS की छूट लेंगे, पुरुष है तो पुरुष और महिला है तो महिला। दो छूट किसी भी अभ्यर्थी को दिव्यांगजन को छोड़कर नहीं मिलेगी, ये ध्यान दीजिएगा। फिर कनिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, ग्राम रोजगार सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ लिपिक, लेखा सहायक, समन्वयक पर्यवेक्षण आदि जो पंचायती राज जो संस्थान की जो किसी जो अपना पूरा सिस्टम है, इसके अंतर्गत कोई संविदा पर भी लगा हुआ है, तो उस अभ्यर्थी को भी जो है वो सेम पंचायत सचिव जैसी 3 साल की जो है वो छूट रहेगी। 43 साल वो, और बाकी जनरल का है तो 3, नहीं तो फिर वो अपनी कैटेगरी का फायदा ले लेगा 5 और 10 साल का। और जो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक हैं मेरे पिताजी की भांति, तो उनको जो है वो मैक्सिमम 50 ईयर्स ऑफ एज की जो है वो लिमिट रहती है। 50 साल की एज अगर उनकी हो रही है 1 जनवरी 2026 से पहले नहीं हो रही है, बाद में हो रही है, तो डेफिनेटली वो आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले हो गई तो आवेदन नहीं कर सकते। फिर जो विधवाएं और परित्यक्ताएं हैं, मतलब कि जो डाइवोर्सी हैं और जो विडो हैं, उनके लिए जो है वो कोई छूट न, मतलब जो है सभी छूटें हैं उनके लिए लागू है, कोई रोक टोक नहीं है। मैक्सिमम 60 साल की है तब तक वो 1 जनवरी 2026 तक अगर 60 साल एज होती है, नहीं होती है तो आवेदन कर सकते हैं। तब तक 60 साल हो जाती है तो फिर आवेदन की पात्र नहीं होगी। तो ये मैक्सिमम है, इससे फिर ऊपर कुछ नहीं होता। निःशक्तजन या दिव्यांगजन जो है अपने PH फिजिकली हैंडीकैप जो पर्सन होते हैं, अपने भाई बहन जो होते हैं, उनको 48 वर्ष के साथ श्रेणी के अधीन सभी छूट मिलेगी। 48 क्यों, 40 तो मैक्सिमम वाली, फिर 3 पिछले 3 साल भर्ती नहीं है इसीलिए 3, और फिर 5 जो है उनकी खुद की कैटेगरी की है, और प्लस उनकी जो श्रेणियों की छूट है SC ST OBC MBC EWS के पुरुष है तो उनको जो 5 साल छूट मिलती है, वो सामान्य वर्ग की महिला है तो 5 साल छूट मिलती है, और पुरुष हैं तो फिर इनको यही 5 साल मिलेगी, वो वाली नहीं मिलेगी। और SC ST OBC MBC EWS की महिला अभ्यर्थी है और दिव्यांगजन भी है तो 10 साल की ये छूट, 5 साल की दिव्यांगजन की छूट, और 3 साल की जो है वो आपको भर्ती वाली छूट, टोटल 18 साल 58 साल की एज तक आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम 60 से ऊपर तो फिर किसी को जो है अलाउ ही नहीं है। तो दिव्यांगजन को 2 श्रेणियों की छूट मिल सकती है, बाकी सबको एक ही मिलेगी। हाँ, उस एक के साथ एक वो 3 साल वाली जोड़ सकते हो, वो सभी को ही मिल रही है, क्योंकि 3 साल से भर्ती ग्राम सेवक की आई नहीं थी। ठीक है। और दिव्यांगजनों के अतिरिक्त किसी श्रेणी को 43 वर्ष के साथ एक से अधिक छूट नहीं मिलेगी, तो ये मैंने बता दिया। फिर आवेदन की जो तिथि है वो 19 जून, यानी कि परसों से ही आप फॉर्म भर सकते हैं, और 18 जुलाई तक आप जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा कब होगी, 31 अगस्त को होगी, तो लगभग 2.5-1 महीने आपके पास है, 2.5 से थोड़ा कम है। परीक्षा केंद्र हेतु जिले की जो जानकारी है वो आपको कब मिलेगी, 24 अगस्त से मिलेगी, और प्रवेश पत्र कब आएंगे, 28 अगस्त से आएंगे। अब परीक्षा की स्कीम, मतलब किस विषय के कितने प्रश्न रहने वाले हैं, तो टोटल 160 प्रश्न होंगे, वो 200 अंक के होंगे। तो आप मान लीजिए 1 पॉइंट समथिंग का जो है वो इसमें रहेगा, लगभग जो है आप मान के चलो तो 1.25 अंक का जो है वो एक प्रश्न होने वाला है। अब देखिए इसमें कि सामान्य हिंदी के कितने प्रश्न है, 30, अंग्रेजी के 20, गणित के 30, फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य समय सामयिकी के 10 अंक हैं, जनरल साइंस के 10 हैं, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के 30, राजस्थान की कृषि और आर्थिक विकास के 30, राजस्थान की संस्कृति और इतिहास के 30, और कंप्यूटर के 10 अंक है। टोटल 100 जो है 60 प्रश्न होंगे और 200 अंक होने वाले हैं। अब देखिए नियुक्ति जिला, किस जिले में आपको जो है वो ज्वाइनिंग मिलेगी, वो आप अपनी प्राथमिकता का क्रम भर सकते हैं। वो आप कब भरोगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब। अब आवेदन में संशोधन कब होंगे, आवेदन में जो चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जो परीक्षा है उससे 1 महीना पहले, मतलब ये मानिए कि आज से 1 महीना बाद आप मान सकते हो। अभी जून का मिड चल रहा है, तो जुलाई के मिड के बाद से, मतलब 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपको कभी भी आवेदन में संशोधन करने का मौका या फिर आवेदन वापस लेने का मौका जो है वो मिल सकता है। तो वो आपको मिलेगा परीक्षा से लगभग 1 या 1.25 महीने पहले। फिर मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र कब तक का होना चाहिए, तो मूल निवास तो खैर लाइफ टाइम रहता है, जब तक आपका वो एड्रेस सिमिलर रहता है वो लाइफ टाइम रहता है, तो वो तो खैर है ही। और जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें ऐसा है कि अगर आपका EWS का, MBC का, OBC का है तो फिर वो 1 वर्ष के लिए मान्य रहता है, जिस दिन जारी किया गया उससे अगले 1 वर्ष तक मान्य है।
और 2 साल और उसमें ऐड हो सकते हैं। कौन से? अगर आप जो है शपथ पत्र देते हो ज्वाइनिंग के टाइम, जब आपको ये चाहिए होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो डीवी के टाइम जो है आपको एक शपथ पत्र देना होता है, और उस वो जो है ये उल्लिखित किया होता है कि मैं अभी भी इसी में ही हूँ। जो पहले मैं 1 साल मेरा जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एमबीसी का, तो उसमें मैं जो है वो पिछड़ा था, अपने मेरी 8 लाख से आय कम थी। अभी भी मेरी जो है वो इतनी है, अगले 2 साल तक ऐसा कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 3 साल तक इनकी वैलिडिटी रहती है। और अगर कोई एससी एसटी के अभ्यर्थी हैं तो उनकी लाइफ टाइम है अपने मूल निवास प्रमाण पत्र की तरह। फिर आवेदन की वेबसाइट आप देख सकते हो, SSYD से कर देना आवेदन अगर आप करना चाहते हो। और आवेदन हेतु CET 2024 का जो स्नातक स्तर का आवेदन क्रमांक है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, वो इसमें चाहिए होगा, उसके बिना आवेदन नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक योग्यता का पार्ट है। फिर परीक्षा का शुल्क क्या है? जो OTR कर चुके हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको एक बार पंजीकरण शुल्क बोलते हैं, वो जिन्होंने कर लिया है तो उनके लिए तो फ्री है फॉर्म बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो जनरल, ओबीसी और एमबीसी के जो 8 लाख से ऊपर आय वाले जो अभ्यर्थी हैं, जिनको क्रीमी लेयर बोलते हैं, उनके लिए 600 रुपये है। और जो 400 रुपये का मापदंड है वो ओबीसी, जिनके 8 लाख से प्रतिवर्ष आय कम है। एमबीसी का भी ऐसा है। ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के 400 है। पीएच जो दिव्यांगजन हैं उनके 400, और अदर स्टेट के कोई कैंडिडेट हैं, मतलब अपने जो भी अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के आ जाएंगे, तो उनके भी जो है वो 600 रुपये ही लगेंगे आवेदन के, अगर उन्होंने OTR नहीं किया है तो। और आवेदन करने तो परीक्षा में भाग नहीं लोगे आप, अगर आपने आवेदन कर दिया है और आप लगातार एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर आप 2 लगातार परीक्षाओं में भाग नहीं लेते हो, तो आपका जो आवेदन जो आपकी आईडी है, SSYD, वो ब्लॉक कर दी जाएगी। उसको अनब्लॉक करने के लिए आपको 750 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर आप 2 परीक्षा में नहीं बैठे उसी साल, तो फिर जो है अनब्लॉक करने के लिए आपको 1500 रुपये का जुर्माना लगता है। और जो फोटो आप इसमें अपलोड करोगे वो 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं हो, ये ध्यान देना। और आवेदन का जो सत्यापन रहता है वो आपका आधार, जन आधार, या जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, या 10वीं की अंक तालिका, इनमें से किसी एक पे हो जाएगा। और किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो ये नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और समस्या का समाधान भी ले सकते हैं, या कमेंट भी कर सकते हैं। तो प्रयास करेंगे कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई जो है वो करें। फिर जो नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र है, उसमें जो पद हैं वो सबसे अधिक झालावाड़ में है, फिर बाड़मेर में 22, भरतपुर में 21, जयपुर में 20, सवाई माधोपुर 19, चित्तौड़गढ़ गंगानगर में 17, सीकर में 16, नागौर में 13, 12, भीलवाड़ा पाली में 12 है, चूरू 11, बूंदी करौली में 10 है, टोंक में 8, झुंझुनू में 7, उदयपुर में 5, अजमेर राजसमंद में 4, जोधपुर में 1 और धौलपुर में कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है वीडियो की। फिर जो अनुसूचित क्षेत्र है, मतलब जो टीएसपी एरिया है, उसके अंतर्गत बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट बांसवाड़ा में है 34, डूंगरपुर में 26, उदयपुर में 14, प्रतापगढ़ में 13, राजसमंद में जो है वो 4 है, पाली चित्तौड़गढ़ में 3 पोस्ट वैकेंट है टीएसपी एरिया की वीडियो की। और श्रेणीवार पदों की संख्या की अगर बात करें तो 271 पोस्ट जो है वो एलोकेट की गई है जनरल कैटेगरी को, जिसमें जनरल मेल या यूं के अनरिजर्व के लिए 197 है, महिला के लिए 58 है, विधवा की 16 है, और परित्यक्ता कैटेगरी में कोई भी जो है वो पोस्ट एलोकेट नहीं की गई है। तो जो परित्यक्ता में है, मतलब जिसको जो है वो डाइवोर्सी बोलते हैं, तो डाइवोर्सी कैटेगरी में जो महिलाएं हैं वो क्या करेंगी, तो वो डाइवोर्सी कैटेगरी में आवेदन कर सकती हैं, लेकिन उनको इंक्लूड किया जाएगा जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं उसमें। और अगर विधवा कैटेगरी की जो पोस्ट है वो खाली रहती है अगर किसी कारणवश, तो उसमें जो है ये डाइवोर्सी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो उसमें जो है कट ऑफ में फाइनलाइज की जाएंगी, ये ध्यान देना। फिर ओबीसी की 123 टोटल पोस्ट है, 91, 28, 4, और एमबीसी की जो है वो 23 टोटल पोस्ट है, 22 और 1, और एससी की बात करें तो 115 टोटल पोस्ट है, 87 मेल और 22 फीमेल, 6 विडो की, और 92 टोटल पोस्ट है एसटी की, जिसमें 70 पुरुषों की, 18 महिलाओं की, 4 विधवाओं की है, और 59 पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस को दी गई है, 51 पुरुष, 7 महिला और 1 विधवा यानी कि डाइवोर्सी की विडो के लिए। अब देखिए वेतन जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो पे ग्रेड 6 इसका रहता है। अब ये जो 4th ग्रेड का आप 53,000 पोस्ट पे कभी अगर एग्जाम दोगे, उसकी जो तैयारी चल रही है, अगर बिल्कुल ही बेरोजगार हो तो उस स्थिति में उसकी 12 से 13,000 की समथिंग होती है, तो ये उससे थोड़ा ऊपर है। लेकिन जो ओरिजिनल 3rd ग्रेड अपने टीचर होते हैं, जो लैब असिस्टेंट भी होते हैं, उनसे ये नीचे है, तो इनकी 15 से 15,500, 15,100 की समथिंग रहती है। और जब आप परमानेंट हो जाओगे 2 साल के बाद, और 2 साल में भी उनकी 1 साल ट्रेनिंग
और आपके सेमिनार जो है वो अटेंड करने का रहता है। उसके बाद आपके जो है 35 से लगा के 37-38 हज़ार तक सैलरी हो जाएगी। इसमें कुछ कटौती होती है 1,000-2,000 की, तो 35 से 37 के बीच में रहती है। लैब असिस्टेंट जब 2 साल बाद स्थायी हो जाते हैं तो उनके 40 से समथिंग ऊपर रहती है, और थर्ड ग्रेड जब हो जाते हैं तो 50 से 55 के बीच में रहते हैं। सेकंड ग्रेड जब हो जाते हैं 60-65 के समथिंग पहुंच जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड 70-72 के समथिंग पहुंच जाते हैं, और अपने कॉलेज लेक्चरर जो सबसे सर्वोच्च हैं वो 80 से 85 के बीच में पहुंचते हैं, इसके स्थायित्व के बाद, 2 साल की सर्विस के बाद। ठीक है। अब जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, यानी कि जो आपका जो मेडिकल वाला जो सर्टिफिकेट बनता है वो, और पुलिस जो वेरिफिकेशन है, पुलिस सत्यापन है, वो इस समय नहीं बनवाना आपको। आपकी ज्वाइनिंग होती है डीवी जो होता है उसके पश्चात आपको बनाना है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब का प्रस्तुत करना है, कौन बनाता है, तो देखिए जो आपने अंतिम किसी संस्थान से रेगुलर स्टडी की है, मतलब आप 10वीं 12वीं रेगुलर पढ़े होंगे, बीए बीएड कुछ रेगुलर किया होगा, एमए वगैरह कुछ रेगुलर आपने किया होगा, तो जहां से आपने रेगुलर किया है उसकी जो मेन संस्थान है वो ये जारी करती है। जो आप कॉलेज या स्कूल या जहां से भी किया है तो वो जो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट या चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो जारी करते हैं। फिर देखिए अनुसूचित क्षेत्र का अभ्यर्थी जो है वो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में आवेदन कर सकता है क्या, तो देखिए टीएसपी वाला जो है वो नॉन टीएसपी में आवेदन कर सकता है, लेकिन नॉन टीएसपी वाला अभ्यर्थी टीएसपी में आवेदन नहीं कर सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। और देखिए अगला प्रश्न कि दोनों क्षेत्रों में चयन हो जाए, जैसे कि टीएसपी वाला टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों में आवेदन कर सकता है, और दोनों में अगर उसका सिलेक्शन हो जाए, टैलेंटेड कैंडिडेट हो, तो फिर इस स्थिति में जो है जब उसका जो है वो डीवी होता है, उस टाइम उसको जो है वो प्राथमिकता में स्पष्ट करना पड़ता है कि वो किस में ज्वाइनिंग लेना चाहता है, मतलब कि जो है नॉन टीएसपी में जाना चाहता है या टीएसपी में जाना चाहता है। और अगर वो ये प्राथमिकता या स्पष्टीकरण नहीं देता है तो फिर जो है उसको सीधे सीधे टीएसपी एरिया में ही रखेगा, जो भी विभाग जो ज्वाइनिंग देने वाला है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी किस क्षेत्र में आवेदन करेंगे, वो नॉन टीएसपी में करेंगे। और दिव्यांगजन की कौन सी कैटेगरी है वो फॉर्म भर सकती है, एलवी जो लो विजन है, जो ब्लाइंड कैटेगरी के जो अभ्यर्थी अपने होते हैं, जिनको दृष्टि बाधित होते हैं वो, और एचआई हियरिंग इम्प्लेसमेंट होता है, मतलब जो श्रवण बाधित होते हैं वो, और अस्थि विकृति, बौनापन और एसिड पीड़ित जो होते हैं अपने एसिड विक्टिम्स जो होते हैं वो इसमें जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। विवाहित महिला की जाति और आय प्रमाण पत्र जो है वो अपने पिता की इनकम और पिता की जाति के ऊपर बनते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। परित्यक्ता जो डाइवोर्सी कैटेगरी उसकी 0 पोस्ट है, तो जैसे मैंने बताया कि वो उसी में ही अपनी परित्यक्ता यानी कि जो डाइवोर्सी कैटेगरी है, तलाकशुदा कैटेगरी, उसी में फॉर्म अप्लाई करें। लेकिन जब उनकी 0 पोस्ट है तो क्या होगा, तो उनको जनरल वुमेन जो उनकी जो होगी, मतलब ओबीसी है, एससी है, एसटी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस या जनरल है, जिस भी श्रेणी की वो महिला होगी उस महिलाओं के साथ उनको compete करना पड़ेगा। और अगर पोस्ट जो है वो इनकी विडो की, विधवा वाली खाली रह जाती है, तो फिर उसमें परित्यक्ता को जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा, तो उनका कंपटीशन जो है थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। फिर देखिए विधवा या परित्यक्ता का जो प्रमाण पत्र है या जो न्यायालय के आदेश या जो डिक्री जिसको बोलते हैं वो कब तक की हो, तो जो है फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है तब तक की होनी चाहिए। बाहरी राज्य की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, वो जनरल में काउंट होंगी। पूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल राजस्थान के ये एक सर्विसमैन वो उस पर जो है वो लाभ ले सकते हैं। और भूतपूर्व सैनिकों को न्यूनतम अंकों में कितनी छूट है, तो 5% छूट रहती है। अगर न्यूनतम अंकों का कोई रूल इसमें डालेंगे 40% या जो भी है, तो 5% छूट, और उसमें भी अगर एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं है तो 5% और छूट उनको जो है वो दी जा सकती है एक्स सर्विसमैन को। ठीक है। फिर भूतपूर्व सैनिकों को हेतु आरएससीआईटी की योग्यता में छूट, हाँ आरएससीआईटी उनकी योग्यता में छूट होगी। और इसमें भी एक रूल और ये चीज जो है वो फॉलो की जाती है कि कोई भी ऐसी जो भर्ती है जिसमें जो है भूतपूर्व सैनिक लाभ लेता है एक बार, तो फिर उसको दोबारा उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक शर्त ये है कि अगर उसने उस भर्ती में लाभ लिया है जिसमें केवल वही फॉर्म भर सकता है तो फिर वो काउंट नहीं होगा। जैसे एक डिप्यूटी कमांडेंट और इस टाइप की जो पोस्ट होती है जिसमें केवल फौजी ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फौज से रिटायर्ड जो अभ्यर्थी होते हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, तो उसमें उनका जो है वो एक सर्विसमैन का जो एक काउंट रहता है, एक आरक्षण का लाभ लेने का उनका वो रहता है फायदा, वो उसमें जो है वो लैप्स नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो पूर्व सैनिकों तो बढ़ते आरक्षण का लाभ एक ही बार, जैसे मैंने अभी बताया। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षण सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं है, केवल राजस्थान के अभ्यर्थियों को ही है। और इसका प्रमाण पत्र कब तक का होना चाहिए, आवेदन की अंतिम तिथि तक का होना चाहिए।
तो ये कुछ एक प्रश्न, और मैं समझता हूँ कि कुछ भी हमने बाकी इसमें रखा नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न ऐसा है जो आपके मन मस्तिष्क में है और इस वीडियो में हमने उसका आंसर नहीं दिया है, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो है जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।